सभी को सादर जय जिनेंद्र। एकता का रास्ता प्रेम का रास्ता है, संघर्ष का नहीं। मतलब एकता कायम करनी है तो वह प्रेम से ही होगी, संघर्ष के माध्यम से नहीं। और धर्म के लिए सत्य ज़रूरी है और समाज के लिए संगठन। अगर धर्म की बात हम करते हैं तो उसमें सत्यता होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए। कोई काल्पनिक बातों का नाम धर्म नहीं है। और जो समाज है, जो यूनिटी है, वह एक संगठन का नाम है। अगर समाज के लिए संगठन की ज़रूरत है, अगर संगठन नहीं होगा तो फिर कोई समाज कहाँ कायम, किसका नाम समाज, क्योंकि यूनिटी का नाम समाज है। और सत्य इतना कमज़ोर नहीं होता कि दो चार कार्यक्रम अस्त व्यस्त होने से नष्ट हो जाए, छिप जाए। सत्य टूटता नहीं है, वह तो अटूट होता है। इतनी सारी बातें कल विवेक कुमार ने अपने सब लोगों को समझाई कि सत्य इतना कमज़ोर नहीं है और इसमें संघर्ष नहीं होता। सत्य तो प्रेम का रास्ता है, प्रेम के माध्यम से सब चीज़ों को समझ में आता है। और हमारे अगर एक दो कार्यक्रम, एक दो प्रोग्राम्स अस्त व्यस्त हो गए तो सत्य खत्म नहीं हो गया। हम क्या समझते हैं, एक प्रोग्राम फेल हो गया मतलब सत्य खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, धारा खत्म हो गई, क्रांति खत्म हो गई। नहीं, सत्य तो हमेशा जिंदा है, बस उसको नए नए तरीके से प्रस्तुत करते रहना चाहिए। तो अब कल तक जितनी सारी बातें हुई थी कि विवेक ने, बहुत लोगों ने निवेदन किया कि आप कुछ भी करें, स्वाध्याय सभा का तो संचालन करें। तो विवेक कुमार ने बहुत सुंदर तरीके से उनको समझाया था। अब आगे आज क्या होता है ये देखते हैं। जिसकी जो आदत हो जाती है वह उसके बिना नहीं रह सकता। यदि वह आदत अच्छी हो, उसके द्वारा अपना और समाज का हित होता हो, तो फिर आत्मार्थियों एवं सामाजिक हित चाहने वालों का उसके बिना रह सकना संभव नहीं है। मतलब जिस चीज़ की हमें वास्तव में आदत हो जाती है, नियम है, वो कोई चीज़ हो, चाहे विषय भोगों की चीज़ हो। जैसे कोई शराबी व्यक्ति है ना, उसे शराब की आदत हो जाए तो फिर वह उसके बिना रह नहीं सकता। भले वो जानता है ख़राब है, मेरे लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है, यहाँ तक नुकसानदायक है कि इससे मेरा मरण हो जाएगा, इसके बावजूद भी वह रुक नहीं सकता। यदि वह आदत अच्छी हो, उसके द्वारा अपना और समाज का हित होता हो, तो फिर आत्मार्थियों एवं सामाजिक हित चाहने वालों का उसके बिना रह सकना संभव नहीं है। और जब उस आदत से अपना और बहुत सारे लोगों का हित होता हो, तो फिर तो और उस आदत के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। विवेक के साथियों को भी जब आध्यात्मिक गतिविधियों से शून्य जीवन जी सकना संभव ना रहा, तो वे सब मिलकर एक बार फिर विवेक के घर पहुँचे। सब ने मिलकर विवेक से अनुरोध किया कि हमें आपके प्रवचनों का लाभ मिलना ही चाहिए, ना सही मंदिर में और कहीं। क्योंकि लोगों को तो तत्व की रुचि लग गई थी ना, वो आध्यात्मिक बातें सीखने की, समझने की आदत पड़ गई थी, उनकी फितरत में आ गया था, उसके बिना उनका मन नहीं लगता था। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमें प्रवचन का लाभ तो मिलना चाहिए, प्रवचन तो होना चाहिए, ना सही मंदिर में पर और कहीं जगह पर हो, पर प्रवचन होना चाहिए। विवेक ने बहुत समझाया कि कुछ दिन शांति रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उनमें से एक बोला, फिर वापस ने विवेक समझाया कि अभी थोड़ा माहौल बहुत उत्तेजनापूर्ण है, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, अभी थोड़ी सी आप शांति रखें, धीरे धीरे सब ठीक होगा तो हम सारी गतिविधियां चालू करेंगे। पर उन जो लोग निवेदन करने आए थे उनमें से बोला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब सहज वातावरण बिगड़ता है तो फिर कुछ समय बाद सहज सुधर भी जाता है, किंतु जब जानबूझकर बिगाड़ा जाता है तो सुधरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सुधरेगा और आप प्रवचन करेंगे तो फिर बिगाड़ दिया जाएगा। अतः अब अधिक इंतज़ार करना अपना अमूल्य समय खराब करना है। क्या बोला व्यक्ति कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब सहज रूप से, नेचुरल रूप से कोई वातावरण बिगड़ता है तो वह सहज रूप से ठीक हो जाता है। पर अगर वो वातावरण जानबूझकर किसी एक योजना के तहत, किसी एक षड्यंत्र के तहत बिगाड़ा जा रहा हो,
तो फिर उसका सुधरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब भी सुधरेगा, जब भी थोड़ा बहुत ठीक माहौल होगा, वापस से फिर से वही आदत चालू हो जाएंगी। अतः अब हमें बहुत अधिक इंतज़ार करना अपना अमूल्य समय बर्बाद करने जैसा है। उसके समर्थन में दूसरा व्यक्ति कहने लगा, ये ठीक कहते हैं, यह मनुष्य भाव है ही कितना, इसमें बहुत कुछ तो यूँ ही विषय कसाय में बीत ही गया है। थोड़ा बचा है, उसमें घर गृहस्थी के 1000 काम 1000 झगड़े हैं। कमाना, खाना, हारी बीमारी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसका भी सदुपयोग आप जैसे सत्पुरुषों के समागम से ना कर पाएँ तो। दूसरा व्यक्ति क्या बोला, यह मनुष्य जन्म है कितने समय का, कितने से छोटा समय है मनुष्य जीवन का। अब इस मनुष्य जीवन में आप ऐसा लगाओ थोड़ा सा कि आधा समय तो हमारा सोने और खाने में निकल गया। मतलब अगर हम 100 दिन जीते हैं तो एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें से 12 घंटे तो हमारे सोने, खाने, नहाने इत्यादि क्रियाओं में ही निकल गए। तो यानी कितना सारा समय विषय कसाय में बीत गया। थोड़ा बहुत जो बचता है, जो हमें मिलता है, तो उसमें घर गृहस्थी के 1000 काम है। कमाना है, खाना है, बीमारी है, ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। थोड़ा बहुत तो दिन भर में समय मिल पाता है। अगर हम वह समय भी बर्बाद करते जाएंगे और आप जैसे महापुरुषों का, सत्पुरुषों का समागम नहीं कर पाए तो फिर हमने क्या किया। वह अपनी बात समाप्त भी न कर पाया था कि तीसरा कहने लगा, यह मनुष्य भाव मुक्त में ही चला जाएगा। यदि मनुष्य भाव, योग कुल और आप जैसे लोगों का समागम प्राप्त हुआ है तो उसे यूँ ही तो नहीं गंवाया जा सकता है। ये सामाजिक झगड़े तो लगे ही रहेंगे। वो व्यक्ति क्या बोला कि यह अगर हम ऐसे ही करते रहें तो यह मनुष्य भाव मुक्त में चला जाएगा, बेकार में चला जाएगा। यह क्योंकि मनुष्य जैसा भव मिलना, मतलब बाकी की गतियों से निकलकर बाकी की इतनी सारी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियों में से निकलकर मनुष्य योनि में आना ही सबसे बड़ी बात है। फिर योग कुल मनुष्य में भी बन जाते। आज इतने जो भी धरातल पर जो हम जानते हैं, जो पृथ्वी हम मानते हैं, इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, भी पूरी बड़ी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता में है। 800 करोड़ इंसान है। 800 करोड़ में से कितने लोगों को जैन कुल मिला, गिने चुने, और उन गिने चुने लोगों में से आप जैसे लोगों का समागम प्राप्त हुआ, कितने लोगों को, उनमें भी गिने चुने। उसे यूँ ही तो नहीं गंवाया जा सकता है। ये सामाजिक झगड़े तो लगे ही रहेंगे। व्यक्ति बोला, हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना बड़ा सद्भाग्य मिला है, इतना बड़ा सौभाग्य हमारा है, इसे हम यूँ ही ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चौथा कहने लगा, ऐसे हाथ पर हाथ रखे कब तक बैठे रहेंगे। परेशान सा विवेक बोला, आखिर आप लोग चाहते क्या है। ऐसी परिस्थिति में किया भी क्या जा सकता है। लड़ना झगड़ना तो अपने बस की बात नहीं है, यह अपना काम भी नहीं। विवेक कुमार ने कहा, अब आप लोग बात ठीक कह रहे हैं, पर ऐसी परिस्थिति में करें भी क्या, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों, जहाँ लड़ना झगड़ना ही चलता हो, लड़ने झगड़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो, लड़ना झगड़ना अपनी आदत में नहीं है, यह अपन को भाता नहीं है, यह अपना काम नहीं है। विवेक की परेशानी अनुभव करता हुआ पहला व्यक्ति बोला, अपन लोग लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, लड़ झगड़ सकते भी नहीं, इसीलिए तो हम लोग यह चाहते हैं कि मंदिर का झगड़ा छोड़ो, हम लोग कहीं दूसरी जगह इंतजाम करते हैं, आप वहाँ प्रवचन करना। उसने क्या सुझाव दिया, ठीक है, हम लोग भी लड़ना नहीं चाहते हैं, आप भी लड़ना नहीं चाहते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन किसी दूसरी जगह चलते हैं, कोई दूसरी जगह पर अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंदिर को छोड़ो, मंदिर में से झगड़ा होता है ना, वो जगह ही छोड़ो, अपन कोई दूसरी जगह का चयन करते हैं, वहाँ पर आप प्रवचन करना। दूसरी जगह कहाँ? विवेक ने जब यह पूछा तो उसने बताया, धर्मशाला में। यदि वे वहाँ भी झगड़ा करेंगे तो? विवेक ने फिर क्या बोला, अगर वो लोग धर्मशाला में आकर फिर से झगड़ा करेंगे तो फिर जो होगा देखा जाएगा और कुछ सोचेंगे। इसी प्रकार का बहुत कुछ विचार विमर्श चलता रहा। अंततः
धर्मशाला में प्रवचन चालू हुआ। ऐसा बहुत विचार विमर्श चालू हुआ और अंततः धर्मशाला में उन्होंने प्रवचन करना चालू कर दिया। धीरे धीरे मंदिर की भीड़ धर्मशाला की तरफ मुड़ने लगी। लोग जल्दी जल्दी दर्शन पूजन कर प्रवचन के समय के पहले धर्मशाला में पहुंचने लगे। अब जो सारी मंदिर की भीड़ थी वह सारी की सारी भीड़ धर्मशाला में जल्दी जल्दी पहुंचने लगी। ऐसी अभूतपूर्व तत्व की बात अन्यत्र नहीं मिलती थी। लोग ऐसी तत्व की बात सुनना चाहते थे। क्योंकि दुनिया में अब जहाँ भी जाओ, टीवी खोल कर देख लो और भी कहीं चले जाओ, तो बस यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, निमित्त की बातें, बहुत उपचार की बातें, बस अपने स्वार्थ से संबंधित बातें, बस जिसमें उनका स्वार्थ सिद्ध होता हो, मतलब वो सब व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत काम की बातें, जो उनकी योजना चल रही है तो उसमें बस चंदा चंदा चंदा, जिनने पैसा दे दिया उनका सम्मान, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। 1 घंटे के व्याख्यान में 45 मिनट बस उन्हीं के नामों की घोषणा, जिनने थोड़ा दान दिया है, चंदा दिया है। अरे आप तो तत्व की बात करने बैठे थे। अगर यह सब बातें भी होती हैं तो यह तो आटे में नमक की तरह हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं समाज के हित के लिए, तो उसकी घोषणा भी अगर लोगों को लगता है कि हाँ वास्तव में हित हो रहा है, समाज का अच्छा काम हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इतना प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको बिना कहीं चंदा देंगे। उन्हें अगर अपना हित नज़र तो आना चाहिए, उन्हें लगना तो चाहिए कुछ काम का काम हो रहा है। तो बस क्या कह रहा था, आटे में नमक की तरह यह सारी चीज़ें हों तो फिर भी चले, पर यहाँ तो नमक ही नमक है, आटा तो यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी अभूतपूर्व तत्व की बात अन्यत्र नहीं मिलती थी। अतः स्वभावतः शांति प्रिय धर्म प्रेमी जनता वहाँ पहुँचने लगी। जो लोग स्वभाव से बहुत शांति प्रिय थे और धर्म प्रिय थे, देखो दोनों चीज़ें अलग हैं। आडंबर प्रिय होना अलग बात है, कसाय प्रिय होना अलग बात है, मान कसाय का प्रिय होना अलग बात है कि वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो आगे कुर्सी मिलेगी, और धर्म का प्रिय होना अलग बात है। तो जो स्वभाव से शांत प्रिय समाज था, धर्म प्रेमी जनता थी, वह वहाँ पहुँचने लगी। कुछ दिन तक सब कुछ शांति से चलता रहा, पर यह शांति भी अधिक समय तक कायम ना रह सकी। जो कुछ मंदिर में हुआ था धर्मशाला में भी दोहराया जाने लगा। मतलब मंदिर जो धर्मशाला में प्रवचन स्टार्ट हुआ वो कुछ दिन ही चल पाया। वापस से फिर जो मंदिर में बातें होती थीं, जो झगड़े होते थे, वो धर्मशाला में भी चालू हो गए। चर्चा वार्ता हो हल्ला में बदल गई। मतलब चर्चा वार्ता होना चाहिए वो हो हल्ला में कन्वर्ट हो गई। विवेक के शांति कायम रखने की मार्मिक अपील के कारण उसके अनुयायी कुछ नहीं बोले, तब भी शांति कायम ना रह सकी। बात विवेक ने बहुत अपील की, कम से कम अपने लोग जो उसकी बात मानते थे उनसे तो अपील की कि हमें बिल्कुल अशांति नहीं करना है, हमें बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम शांति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वातावरण विषाक्त होने लगा और फिर शास्त्र सभा बंद होने की नौबत आ गई। फिर से धर्मशाला में जो स्वाध्याय चालू किया था, परंतु फिर से माहौल पूरा ख़राब हो गया, बहुत अधिक वातावरण ख़राब होने लगा। तो फिर से वही नौबत आ गई कि अब शास्त्र सभा बंद की जाए। विवेक के साथी यद्यपि इस बार बिल्कुल शांत थे और उनका शास्त्र सभा चालू रखने का संकल्प भी दृढ़ था, अतः प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शास्त्र सभा चालू रखी गई। इस बार जो विवेक के लोग थे, विवेक को जो अच्छे तरीके से फॉलो करते थे, उन्होंने इस बार बिल्कुल संकल्प कर लिया था, नहीं कुछ भी हो जाए हम उनकी बात का जवाब ही नहीं देंगे, हम झगड़ा करेंगे ही नहीं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे तो वो कितना भी कर लें। तो इन सब परिस्थितियों के बीच भी शास्त्र सभा चालू रखी गई। 2 बार वे लोग जिन तरीक़ों से शास्त्र प्रवचन बंद करने में सफल हो गए थे, तीसरी बार विवेक के साथियों के दृढ़ संकल्प के कारण सफल ना हो सके, तो कुछ नया उपाय सोचे जाने लगे। जिन कारणों से 2 बार उन लोगों ने सभा बंद करवाई थी, इस बार विवेक के साथी समझ चुके थे कि वो वापस से फिर यही बातें करेंगे तो हम उलझेंगे ही नहीं, हम उनकी बात का जवाब ही नहीं देंगे, तो फिर कैसे डिस्टर्बेंस होगी। आखिर बातों से काम चलता ना देख हाथ पाई पर उतर आए। अंततः एक बार फिर सब कुछ गड़बड़ा गया। जब उन लोगों ने देखा
कि इस बार हमारी बातें करने से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हाथापाई पर, लड़ाई झगड़े, मारपीट पर उतारे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे। विवेक के साथियों ने कल्पना भी ना की थी कि हाथापाई की भी नौबत आ सकती है। वे लोग सावधान भी ना थे, अतः उन लोगों के काफ़ी चोटें आईं और उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाध्याय जैसी जगह पर, धर्मशाला जैसी जगह पर भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत की जहाँ चर्चा चलती है, वहाँ भी हाथापाई कुछ लोग कर सकते हैं। वे लोग सावधान भी ना थे, अतः उन लोगों को काफ़ी चोटें आईं। पुलिस में जाने की बात आई तो विवेक अड़ गया और उसने धार्मिक और सामाजिक मामले को लेकर अपने साथियों को पुलिस में ना जाने दिया, किंतु सामने वाले उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखवा ही आए। परिणाम स्वरूप दोनों ओर के प्रमुख व्यक्तियों के मुँह चल के जमानतें हुईं और पेशियां चलने लगीं। उन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ पिटाई की है, मारपीट की है, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। पर विवेक कुमार ने कहा है, इस धार्मिक वातावरण को क्यों हम इतना बिगाड़ना चाहते हैं? कोर्ट कचहरी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, न्यूज़पेपर में जाएगा, टीवी में जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी कि जैनी लोग जो मंदिर में स्वाध्याय करने बैठते हैं वो आपस में लड़ते हैं, ये सीखते हैं जैनी लोग। तो उसने कहा नहीं, पर जो दूसरे पार्टी वाले थे वो कहाँ सोचने वाले कि इससे हम व्यक्तिगत कारणों के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे एक दूसरे की रिपोर्ट लिखवाया है और माँ जिनवाणी लज्जित हो रही है, जैन शासन लज्जित हो रहा है कि ये जिनवाणी पढ़ने वाले आपस में झगड़ा करते हैं। मतलब हमारी जो पूरी साख थी कि हम तो कोई आंदोलन भी बहुत शांति प्रिय करते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालते हैं और हमारी शर्तें मानी जाती थी, हम तो कभी झगड़ा करते ही नहीं थे। पर अब तो स्थिति सामान्य ना रही थी। आसपास के गाँव में खबर फैल गई, क्योंकि जब तक पुलिस में मामला जाता है ना तो फिर पूरे सब जगह वो खबर फैल जाती है। इस वातावरण की चपेट में अब अकेला विदिशा नहीं रहा, वरन पूरा एरिया आ गया था। गांव-गांव में विवेक और उसके साथी चर्चा के विषय बन गए थे। सर्वत्र निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान की चर्चाओं के साथ विघटन की आशंकाएं भी व्यक्त की जाने लगीं। सामाजिक खबरों में भी इस प्रकरण संबंधी चर्चाएं चल पड़ी थीं। अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जो सामाजिक अखबार होते हैं, जो अखबार निकलते हैं, न्यूज़पेपर निकलते हैं, उनमें भी इस प्रकार की खबरें चलने लगीं। अखबारों के बीच में आ जाने से एक जगह की समस्या सब जगह की बन गई थी। क्या दिक्कत है अखबार में जाने से दिक्कत है, एक छोटी सी जगह की समस्या थी, अब वो पूरे देश भर की समस्या बन गई। विवेक और उनके साथियों को अनेक कठिनाइयों और परेशानियों के साथ साथ एक लाभ भी हो रहा था कि उनकी बात के प्रति देश का सारा समाज उत्सुक हो उठा था। सारे देश का समाज जानना चाहता था कि आखिर विवेक ऐसी क्या बात कहता है कि जिससे उसे मंदिर में शास्त्र नहीं पढ़ने दिया जाता है, धर्मशाला में नहीं बैठने दिया जाता है। देखो, जब ये विरोध हुआ विवेक का, ये अखबारबाजी हुई, तो इसका फ़ायदा दोनों पक्ष को मिला। तो नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। इसका फ़ायदा विवेक कुमार को यह मिला कि जो कुछ बुद्धिमान लोग थे, समझदार लोग थे, उनने सहज ही प्रश्न खड़ा किया, क्या बात है भाई, ये ऐसा क्या बोलता है, ऐसा क्या पढ़ाता है, क्या कहता है जो लोग इसकी बात का विरोध करते हैं, जो इसको शास्त्र नहीं पढ़ने देते हैं, इसको धर्मशाला में नहीं बैठने देते हैं, आखिर गलती क्या है इसकी, एक बार चल के सुने तो। विवेक के साथी भी निरंतर बढ़ रहे थे, उनकी संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। इसका एकमात्र कारण उनकी शांति प्रियता एवं मधुर और ओजपूर्ण वाणी में तात्विक प्रतिपादन था। क्या बात है, विवेक के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, विवेक के साथी हमेशा निरंतर दिन दूनी रात चौगनी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण था, उसकी शांति प्रियता और मधुर और ओजपूर्ण वाणी में तात्विक प्रतिपादन। वो यहाँ वहाँ की बात नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ तात्विक प्रतिपादन करता था। यह बात लोगों को बहुत अच्छी पसंद आई। विवेक और विवेक के साथियों के लिए भी अब स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि चुपचाप बैठा जा सके, अतः उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों से निपटने एवं भविष्य के कार्यक्रम के संबंध में
गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए विवेक के घर पर सभी साथियों की एक आवश्यक मीटिंग बुलाई। अब मजबूरी आ गई, नहीं चाहता था विवेक कि हम कोई मीटिंग करें, हम इसके संबंध में कोई निर्णय लें। विवेक के साथी भी नहीं चाहते थे कि शांति सब काम निपटे। बहुत छोटे लेवल पर बात थी, पर जब बात बहुत अधिक बढ़ गई तो फिर उन लोगों ने कि भाई अब वर्तमान परिस्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं, तो उनमें उनके लिए क्या करें और भविष्य की हमारी क्या योजना होनी चाहिए, इसके लिए विवेक के घर पर एक मीटिंग रखी गई। विवेक के साथी काफ़ी उत्तेजित थे। वे किसी भी कीमत पर अपना कार्यक्रम बंद नहीं करना चाहते थे। वे अपने कार्यक्रम, जिनमें विवेक का प्रवचन भी शामिल था, मंदिर या अन्य सामाजिक स्थल पर ही करना चाहते थे। उनका कहना था कि मंदिर या धर्मशाला मात्र उन्हीं 2-4 व्यक्तियों की नहीं, हम सब ने भी उसमें तन मन धन से योगदान किया है। वे हर संभावित परिस्थितियों का सामना करने को तैयार थे, पर विवेक ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि यदि आप सच्चे आत्मार्थी हैं तो अधिकार की बात छोड़िए। देखो, अब यहाँ तक बात चलती है तो क्या बात हो गई। उन लोगों ने कहा कि मंदिर हमारा भी तो है, धर्मशाला हमारी भी तो है, हमने भी तो उसमें तन मन धन से सहयोग किया है, उस पर हमारा भी तो अधिकार बनता है। ये 2-4 लोग चाहें तो हम कुछ नहीं कर पाए वहाँ बैठ के। पर विवेक ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि यदि आप सच्चे आत्मार्थी हैं तो अधिकार की बात छोड़िए। हमें क्या लगता है ये ढीली बात हो, ढीली नहीं है, इसलिए फिर अभी मुकदमाबाजी चलेगी, फिर जैन शासन बदनाम होगा। मतलब हम जब अपनी व्यक्तिगत कसायों को आड़ में रख के बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, पर हम जब जैन शासन को आगे रख के बात करते हैं ना तो हमें कुछ समझ में आता है। तो हमें निस्वार्थ होकर जैन शासन को आगे रखकर बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और कहा कि यदि आप सच्चे आत्मार्थी हैं तो अधिकार की बातें छोड़िए। जब हमारा एक परमाणु मात्र पर पदार्थ पर कोई अधिकार नहीं तो फिर मंदिर और धर्मशाला तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। कितनी गहरी बात विवेक कुमार ने कही कि आप सच्चे आत्मार्थी हैं ना। क्या सीखा आपने इतने जीवन भर? आपने जीवन भर यही सीखा कि भाई मेरा अधिकार परमाणु मात्र पर भी नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और यहाँ मैं मंदिर धर्मशाला पर अपना अधिकार जता रहा हूँ। जब सभी लोगों ने बहुत आग्रह किया तो उसने अपने घर पर ही प्रवचन करने की स्वीकृति दी, किंतु समस्या यह थी कि इतना स्थान उसके घर में नहीं था कि जितने लोग आजकल उसकी सभा में आ रहे थे वे सब समा सकें। पहले तो लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मंदिर धर्मशाला में करना तैयार नहीं तो आप अपने घर पे तो चालू करें कम से कम। पर जो अब उसकी सभा में आजकल इतने सारे लोग आ रहे थे वह घर में नहीं बन सकते थे। विचार विमर्श करने के बाद यह तय हुआ कोई एक अच्छा सा स्थान फिलहाल किराए पर ले लिया जाए और वहाँ कार्यक्रम आरंभ किए जाए। बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत निर्णय हुआ, फिर बाद में यह निर्णय लिया गया हम कोई एक जगह किराए से ले लें। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति से काम करना चाहते हैं, तो हम कोई अलग जगह किराए पर ले लें, वहाँ हम अपने कार्यक्रम आरंभ करेंगे। इस सर्वसम्मत निर्णय के बाद मीटिंग समाप्त होने ही जा रही थी कि एक व्यक्ति ने कहा, कुछ तय करने के पहले अपने को समाज के प्रमुख व्यक्तियों से भी सलाह करनी चाहिए। हो सकता है कि वे अपने को इससे भी अच्छा रास्ता सुनाएं। तो जब ये बिल्कुल निर्णय हो ही रहा था कि अंत में व्यक्ति बोल पड़ा कि ठीक बात है, अपन किराए से मकान ले लें, वहाँ बैठकर स्वाध्याय करेंगे। पर जो समाज के बड़े लोग हैं, समाज के अध्यक्ष मंत्री हैं, ट्रस्टी लोग हैं, निर्णायक लोग हैं, उनसे भी एक बार में सलाह करनी चाहिए, उनकी क्या राय है। यह बात सबको उचित लगी और दूसरे दिन समाज के प्रमुख व्यक्तियों से मिलने का निश्चय कर मीटिंग समाप्त हुई। क्या बात हुई कि यह सबको बात उचित लगी कि ठीक एक बार में समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे भी मिल लेना चाहिए। सफलता से प्रसन्न विघ्न संतोषी लोग भी अपनी आगामी योजना के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। यहाँ विवेक के लोग योजनाएं बना रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, और वहाँ पर जो विघ्न करने वाले लोग थे, इस सारे प्रभावना के काम को बर्बाद करने वाले थे, बिगाड़ने वाले लोग थे, वो भी अपनी योजनाएं बना रहे थे। कुछ का कहना था कि अब विवेक और विवेक के साथी सदा के लिए समाप्त हो गए हैं, अब उनकी हिम्मत
और कुछ करने की नहीं होगी। पहला क्या कहा, अब तो हमने उन्हें ख़त्म कर दिया, उनका सत्यानाश हो गया, अब उनकी हिम्मत कुछ भी करने की नहीं है। उनमें से एक बोला, नहीं मानोगे तो और पिटेंगे, नहीं मानेंगे तो और भी पिटेंगे। उसकी बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, पर उन्हीं में से एक गंभीर सा व्यक्ति बोला, वे जवाबी आक्रमण भी कर सकते हैं। क्या बोला, उसने क्या कहा, एक ने कहा कि पिटेंगे, अब नहीं मानेंगे, पर दूसरा बोला कि वो भी कुछ आक्रमण कर सकते हैं, वो भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अरे उनकी क्या हिम्मत, इसमें हिम्मत की क्या बात, आखिर वे भी तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, पले पुसे हैं, तुम्हारे ही भाई बंद हैं। जो तुम कर सकते हो वह वे भी कर सकते हैं। यह बात तो सही है, पर क्या, यही कि उन्हें विवेक के अध्यात्म ने कायर बना दिया है। अब उनमें यह हिम्मत नहीं रही जो अपन से लड़ने की सोचें। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनमें एक व्यक्ति क्या बोला कि वो लोग अब बहुत कायर हो गए हैं, वो लोग नहीं लड़ेंगे, वो लोग नहीं झगड़ेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। चारों तरफ देखता हुआ शक पकाता सा एक बोला, ऐसी बात नहीं है, वे लोग काफ़ी उत्तेजित हैं, हमें संभल के रहना चाहिए। अभी अभी मुझे मुन्ने की अम्मा से पता चला है क्या कि वे भी तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पता चला? मंदिर में। और कहाँ? समाज की अच्छी बुरी बातों का पता मंदिर में ही तो चलता है। मंदिर में औरतें और करती भी क्या हैं? इसी कानाफूसी के लिए तो मंदिर हैं। यदि मंदिर ना जावें तो समाज की कुछ बातों का पता ही ना चलता। मतलब हमने आज मंदिर की स्थिति क्या बना दी। मंदिर में सब पता चल जाता है कि किसका लड़का किसकी लड़की के चक्कर काटता है, किसकी शादी में किसने कितना दहेज दिया है, आदि सभी बातें वहीं पर तो पता चलती हैं। मतलब मंदिर पर तत्व ज्ञान की बातें होने की बजाय यह सब बातें ही वहाँ पर चलती हैं। मंदिर तो आजकल लोगों के लिए क्लब बन रहे हैं। जब से विवेक ने प्रवचन आरंभ कर दिया था, इन बातों का पता ही नहीं चलता था। औरतें प्रवचन में बैठ जाती थीं, प्रवचन खत्म होते ही भागने की पड़ती थी, बातों की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब तो पहले की स्थिति क्या थी, जब लोगों के पास स्वाध्याय नहीं था, जिनवाणी की रुचि नहीं थी, तो लोगों की गलती नहीं है, हम सबकी गलती नहीं है। हम सब निर्णायक लोग जो हमारे समाज के बैठे हैं, गलती उनकी है कि मंदिर में कोई एक्टिविटी चलाएं, जो शास्त्र स्वाध्याय है उनका स्वाध्याय प्रारंभ कराएं। जब कुछ नहीं होगा तो लोग बातचीत ही तो करेंगे, क्या करेंगे? नहीं तो उन्हें तो इतना ज्ञान नहीं है ना। तो जब से विवेक का स्वाध्याय चालू हो गया था तो लोगों के पास समय नहीं था। लोग तो दौड़े दौड़े प्रवचन के लिए जाते थे और प्रवचन सुनने के बाद अपने आगामी काम में लगते थे। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरा बोल उठा। हाँ, वे लोग उत्तेजित थे, बड़ी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, शायद सब मिलकर विवेक के घर गए हैं। मुस्कुराते हुए तीसरा बोला, तो कोई चिंता की बात नहीं है, वे कितने ही उत्तेजित क्यों ना हो, विवेक उनको बिल्कुल ठंडा कर देगा। यही तो अपने पक्ष में सबसे बढ़िया बात है कि उनका नेता ही ठंडा है, तो वे क्या खाकर लड़ेंगे अपने से। चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से रहो। चौथा बोला, यह सब काम तो उनके कार्यक्रम बिगाड़ने का हुआ, अपने को अलग से तो कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। उनमें से एक चौथा व्यक्ति समझदार था, वह बोला, यह सब काम तो उनके कार्यक्रम बिगाड़ने का हुआ, अपन को कोई अलग से कार्यक्रम भी तो कुछ बनाना चाहिए। पांचवा बोला, चल रहने दे, उनके कार्यक्रम को बिगाड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं है। क्या उनके कार्यक्रम को बिगाड़ना का कोई कार्यक्रम नहीं है? अरे भाई, यह भी तो एक कार्यक्रम ही है। अपने को तो बाबा जी ने यही कार्यक्रम सौंपा था, सो अपन ने पूरा कर दिया। वो क्या बोला, बाबा जी ने अपन को यही कार्यक्रम सौंपा था, अपन ने पूरा कर दिया। फिर भी क्या, अपन को कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य अवश्य करना चाहिए। रचनात्मक फचनात्मक अपन कुछ नहीं जानते। चलो बाबा जी से ही पूछेंगे, वे जो कहेंगे करेंगे, या फिर उन्हीं को ले आवेंगे, जो उन्हें करना होगा वे ही करेंगे। अपन तो सब बोले ठीक है। बाबा जी को लाने को डेपुटेशन ले जाने का निश्चय कर वे लोग भी
सब अपने अपने घर चले गए। तो वो बात कहाँ तक हो गई, यहाँ विवेक के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि अपन अब आगामी स्वाध्याय कहाँ से प्रारंभ करें, और दूसरे लोग भी जो विरोध के पक्ष में थे, जो इस कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहते थे, मतलब विवेक की तत्व प्रचार की जो गतिविधियाँ थीं इसको बिगाड़ना ही वो अपना कार्यक्रम मानते थे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं था। पर अब मैं थोड़ी सी और आपसे डीप में बात करता हूँ कि देखो तो हमारा समाज कितना छोटा है, हम कितने कम हैं। तो हम अगर हमारे अंदर कोई व्यक्ति है जो एक्टिविटी चला रहा है, कोई एक अच्छा ज्ञान का, ध्यान का, स्वाध्याय का कार्यक्रम करा रहा है, तो क्यों नहीं हम उसे सपोर्ट करें। मैं कहता हूँ हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो कम से कम विरोध तो नहीं करें। अब मैं इससे पूछता हूँ, दो जैन आपस में लड़ रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? अरे जैन शासन का ही तो नुकसान हो रहा है, जैन समाज का ही तो नुकसान हो रहा है। जो पूरे जैन समाज की एनर्जी, आज कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो जो इस पक्ष का है, इस पक्ष वाले पूरे लोग इसकी साइड खड़े हुए हैं, और जो यह व्यक्ति लड़ रहा है, इस पक्ष वाले लोग इसके साइड। अब कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अब इससे क्या हो गया, कोई रचनात्मक काम समाज में नहीं हो पा रहा है। समाज में वो झगड़ेबाजी चल रही है, इसको समाचार, उसको समाचार, उसको समाचार, और अब दोनों को फंड मिलने लगा है, दोनों को लड़ने के पैसे मिलने लगे। वो इस पक्ष वाले इसको बचाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, वो इसको लड़ाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो समाज का पैसा किसी तात्विक गतिविधि में लगना चाहिए था, मतलब हम आज बात करें कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जिन बच्चों के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। क्या जो पैसा हम इन दो को लड़ाने में खर्च कर रहे हैं, जिससे समाज में कितने मतभेद हो रहे हैं, समाज कितना बिगड़ रहा है, वह पैसा कहीं हम अच्छी जगह नहीं कर सकते हैं? हम कितने अच्छे अच्छे काम हैं हमारे पास कितने काम पेंडिंग हैं। हमारे कितने जैनी भाई धर्म से इसलिए हट रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। वो दूसरे धर्म में इसलिए चले जाते हैं कि वहाँ उन्हें रोजगार मिल जाता है। दूसरे अपने बच्चे, जो नई जनरेशन है, वो दूसरे धर्म फॉलो इसलिए कर लेता है कि दूसरे धर्म वाला उन्हें जॉब दे देता है, उन्हें पढ़ने की व्यवस्था करा देता है। तो क्यों कम से कम अपने जैनी बच्चों को जैनी बनाए रखने के लिए उन्हें एजुकेशन दें, उन्हें शिक्षा दें, क्यों ना हम उन्हें जॉब दें। क्यों जैन समाज बेरोजगार हो रहा है, क्यों जैन समाज परेशान हो रहा है? आज जैनी व्यक्ति को किसी एक चीज़ की व्यवस्था के लिए वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, स्वास्थ्य की ज़रूरत के लिए वो दूसरे धर्म में चला जाता है। क्यों नहीं हम यहाँ व्यवस्था करते हैं? हम क्यों अपना पैसा सिर्फ लड़ने झगड़ने पर खर्च करते हैं? तो एक पक्ष हुआ, पर जो विवेक था वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। वह भी चाहता तो उत्तेजित हो सकता था, वह भी पार्टी खड़ी कर देता था, उसके पीछे भी लोग खड़े थे, पर उसने कहा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें हमारा तुम्हारा नुकसान नहीं है, जैन शासन का नुकसान है। हम तुम तो हीरो बन जाएंगे। वो बन गए हीरो, जो लड़ने वाले दो चार हैं वो हीरो बन गए। आज उन्हीं की चर्चा है समाज में। पर इससे जिन वाणी की कितनी अभिनय हुई, जैन शासन की कितनी अप्रभावना हुई। इन सब बातों को सोचते हुए विवेक कुमार ने बिल्कुल नहीं लड़ना, मतलब नहीं लड़ना, किसी कीमत पर हम झगड़ा नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा शांति से काम करेंगे, इतनी बात हुई। पर आज जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय क्या हुआ, विवेक कुमार ने क्या डिसीजन लिए, उनके लोगों ने क्या डिसीजन लिए, यह सारी बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।